वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में बात कर रहे थे और ट्रांसमिशन लाइन को आगे चल के हम आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में रिलेट करेंगे, बिल्कुल। लेकिन उसके पहले पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर्स की डिटेल इंफॉर्मेशन दी थी कि ट्रांसमिशन लाइन में हम रेजिस्टेंस क्यों लेते हैं, इंडक्टेंस क्या रोल है, कैपेसिटेंस का क्या रोल है या लीकेज का क्या रोल है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने कुछ छोटी मोटी बातें की थी, ठीक है ना। अब मैं आपको ट्रांसमिशन लाइन के कुछ अदर पैरामीटर्स या कुछ एक्स्ट्रा बातें हम लोग आज करने वाले हैं। अब देखो बेटा, जरा ध्यान से, प्यार से सब लोग शांति से बैठ जाइए और ध्यान से एक एक बात को समझना, ठीक है ना। मैं आपको कोई भी थ्योरेटिकल बिहेवियर नहीं बताऊंगा, पूरा प्रैक्टिकल फिनोमेना वाली फीलिंग बताऊंगा। बस चीजों को ध्यान से और प्यार से समझना, सारी बातें समझने वाली बातें बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है सर ट्रांसमिशन लाइन में। भाई ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर हमें पता लग गया कि 4 पैरामीटर होते हैं, चलो मान लिया। इसके आगे की थोड़ी सी बात करते हैं। क्या बात करते हैं, देखो ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पूरे के पूरे पावर सिस्टम में पावर को ट्रांसमिट करने में 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मैंने कल भी बताया। सबके पहले क्या होता है, जनरेटर होता है, ठीक है। इसने जनरेट करके आगे पावर को भेजा, यहां पे कौन आ गया, ट्रांसमिशन लाइन आ गया, यहां से पावर गई और यहां पे कौन हो गया, लोड हो गया। क्या हो गया, लोड हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, भाई मैं कहां पे बैठा हुआ हूं, मैं बैठा हुआ हूं मेरे घर में, मतलब मैं क्या हूं, मैं लोड हूं, सही बात है। मैं क्या हूं, लोड हूं, मैं मेरे घर पे बैठा हूं। मैंने बोला कि मान लो मुझे मेरे घर में 220 वोल्ट चाहिए, 230 वोल्ट चाहिए। मैंने बोल दिया कि मुझे इतना वोल्टेज चाहिए, इतने वोल्टेज पे मेरे घर के इक्विपमेंट्स अच्छे से चलेंगे। तो आपने क्या कर दिया, डिमांड कर दिया। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में सिस्टम कोई सा भी हो, कंज्यूमर जो होता है वो सर्वे सर्वा होता है, वो राजा होता है, ठीक है ना। आप किसी दुकान पे, कपड़े की दुकान पे गए, सामान लेने गए, तो कपड़े वाला आपको दिखाता है सर ये लोगे, सर ये लोगे, सर ये लोगे, क्योंकि आप क्या हो, कंज्यूमर हो। आपका मन करेगा आप खरीदोगे, नहीं मन करेगा आप नहीं खरीदोगे। तो कंज्यूमर क्या होता है, सर्वे सर्वा होता है। सेम सिस्टम यहां पे है। कंज्यूमर हमारा कौन होता है, राजा होता है, किंग होता है, सर्वे सर्वा होता है। ध्यान से समझना, ये बातें जो मैं अभी बता रहा हूं ये आगे जाके बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ये उनके लिए बेस्ट का काम करेगी। इसलिए इन चीजों को ध्यान से समझना। देखो तो ये कंज्यूमर सर्वे सर्वा है, मैं बैठा हूं कहां पे, मेरे घर पे। ध्यान रखना, जब हम कभी भी किसी भी चीज की बात करते हैं तो एक रेस्पेक्ट में बात करते हैं। रेस्पेक्ट में, माना मैंने बोला सोहन और मोहन 2 बच्चे हैं, क्लास में बैठे हैं। मैंने बोला सोहन इंटेलिजेंट है, इसका मतलब क्या है कि मैं मोहन को रेस्पेक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि मोहन के कंपेयर में सोहन इंटेलिजेंट है। समझ रहे हो ना। अब सोहन इंटेलिजेंट है, इसका मतलब तो ये तो नहीं होगा नहीं कि ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो रेस्पेक्ट का होना क्या होता है, कंपलसरी होता है। रेफरेंस पॉइंट का या एक बेस वैल्यू का होना क्या होता है, कंपलसरी होता है, ठीक है ना। रेफरेंस हम हमेशा किसको मानते हैं, खुद को मानते हैं। खुद को रेफरेंस मान के दूसरों के बारे में हम क्या करते हैं, बातें करते हैं। अब देखो इस पूरे सिस्टम में मैं कहां हूं, सर मैं हूं लोड, मैं हूं कौन, कंज्यूमर। तो हम हमेशा रेफरेंस किसको मानेंगे, लोड के पैरामीटर्स को हम हमेशा रेफरेंस पैरामीटर मानेंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ओके। सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ में कोई सा भी हो, जो रेफरेंस पैरामीटर होते हैं वो हमारे खुद के होते हैं। तो मान लो मैं बैठा हूं मेरे घर पे, मुझे कुछ वोल्टेज मिल रहा है, मान लो कितना V मिल रहा है, ये रिसीविंग एंड हो गया तो V ऑफ R बोल देता हूं। मेरे घर के इक्विपमेंट्स में कुछ करंट आ रही है, रिसीविंग एंड पे करंट है, मैं I ऑफ R बोल देता हूं, ठीक है ना। भाई मुझे इतना वोल्टेज मिलना चाहिए, मुझे इतनी करंट मिलनी चाहिए, ये मैंने डिमांड कर दी किससे, सप्लायर से। मैंने बोल दिया सप्लायर से कि मुझे इतना वोल्टेज चाहिए, मुझे इतनी करंट चाहिए। सप्लायर कौन है, जनरेटर। ये कौन है, सप्लायर। राजा कौन है, सर्वे सर्वा कौन है, कंज्यूमर है। तो सप्लायर कौन हो गया, नौकर हो गया। इसने जो ऑर्डर किया इसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या करेगा, यहां से एक वोल्टेज भेजेगा, यहां से एक क्या भेजेगा, करंट भेजेगा। भेजेगा या नहीं भेजेगा, बिल्कुल सही बात है। अब बीच में कौन आ गया, ट्रांसमिशन लाइन आ गया। अब इस ट्रांसमिशन लाइन पे लॉस हुए, वोल्टेज का ड्रॉप हुआ, क्या होगा क्या नहीं होगा इस कंज्यूमर को कोई मतलब नहीं है। कंज्यूमर ने तो बोला मुझे इतना वोल्टेज चाहिए, मुझे इतनी करंट चाहिए। तो फिर ये सप्लायर क्या बोलेगा, जो भी कैलकुलेशन करनी है किसको करनी है, सप्लायर को करनी है। सप्लायर बोलेगा कि भाई कंज्यूमर ने इतनी डिमांड की है और मान लो मेरा ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस इतना क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है, तो मुझे कितना डेवलप करना पड़ेगा। समझ में एक बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो ये VS और IS
ये सप्लायर के वोल्टेज और करंट जो होते हैं ये हम हमेशा फाइंड आउट करते हैं, और हमारे पास जो वैल्यू होती है वो आपकी लोड की वैल्यू हमें पता होती है। मतलब आप इसको एक तरीके से और बोल सकते हो, क्या अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि V ऑफ R एंड I ऑफ R इज ए फंक्शन ऑफ, ठीक है ना, 1 सेकेंड, ओके, मार्कर में इंक ज्यादा हो गया, ओके, देखिए, तो आई कैन से कि माई V ऑफ S एंड I ऑफ S इज ए फंक्शन ऑफ V ऑफ R एंड I ऑफ R। क्या मेरा ये कहना गलत होगा क्या? जरा ध्यान से समझिए, इसका क्या मतलब है। जैसे आप लिखते हो कि y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है कि सर इसमें दो वेरिएबल है, इसमें दो वेरिएबल है। बिल्कुल, कौन कौन सा वेरिएबल है? एक y है, दूसरा कौन है? x है। लेकिन इन दोनों वेरिएबल में कोई डिफरेंस है क्या? हाँ, बिल्कुल डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सर x की वैल्यू जो है ना, आप जो रखोगे उसके हिसाब से आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी। मतलब x जो है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। x की वैल्यू किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, लेकिन y की वैल्यू x की वैल्यू के हिसाब से आएगी। मतलब x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल है, पर कौन सा है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। और किसके ऊपर वैल्यू डिपेंड कर रही है? x के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब यहाँ x अपनी मर्जी से चेंज हो सकता है, y अपनी मर्जी से चेंज नहीं होगा, वो x के अकॉर्डिंग वैल्यू देगा। यही होता है ना इसका मतलब फंक्शन को पढ़ने का। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? मैंने लिखा कि VR एंड IR इसका फंक्शन है कौन? VS एंड IS। मतलब क्या होगा? मतलब VS एंड IS भी वेरिएबल है, VR एंड IR भी वेरिएबल है, बट ये वेरिएबल जो है ये दोनों के दोनों वेरिएबल कौन से हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब ये अपने अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। इसके हिसाब से किन की वैल्यू आएगी? इन दोनों की वैल्यू आएगी। मतलब ये दोनों वेरिएबल कौन से होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इस लाइन को देख के मुझे ये समझ में आ गया कि मेरा लोड, मेरा कंज्यूमर क्या है? सर्वे सर्वा है, राजा है। कौन है बेटा? राजा है मेरा। कौन? कंज्यूमर। कंज्यूमर राजा है। इसकी वैल्यू जो होगी इसको सेटिस्फाई कौन कराएगा? सप्लायर करवाएगा। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। और इन दोनों को जोड़ने वाला काम जो करता है वो कौन करता है? ट्रांसमिशन लाइन करता है। मतलब हमारे पावर सिस्टम में हमारे पास कितने सारे पैरामीटर होते हैं? बताओ कितने सारे पैरामीटर होते हैं? सर 4 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन सा? VS, IS, VR, IR। कोई कंफ्यूजन है? कौन कौन से पैरामीटर हो गए? VS, IS, VR, IR। ये पैरामीटर इंडिपेंडेंट होते हैं और ये पैरामीटर आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना ही रखना है। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? आगे चल सकता हूं? अब जरा ध्यान से समझिए। अब मैंने जहां पे कल छोड़ा था मैं वहां से वापस पिक कर रहा हूं। ये एडिशनल था, ठीक है ना, आपको बताना जरूरी था, आगे थोड़ा काम आएगा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखना। ओके, अब सुनना जरा ध्यान से। मैं कुछ ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशंस के बारे में बात कर रहा था, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया था। उसके बाद में आती है आपकी मीडियम और लॉन्ग। मैंने बोला था अगली क्लास में हम लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का पूरा एक्चुअल डेरिवेशन देखेंगे, ओके, और उसमें मीडियम का इंक्लूडेशन भी आ जाएगा। क्लियर है ना? ओके, अब ध्यान से समझने की कोशिश करिए। पहले तो देखो क्या हुआ जब ट्रांसमिशन लाइन के बारे में चीज़ों को जानना हम लोगों ने शुरू किया, जब चीज़ों के बारे में पता करना हमने शुरू किया। आप लोग पढ़ते हो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में टी मॉडल होता है, पाई मॉडल होता है, एंड कंडीशनर होता है, सोर्स कंडीशनर होता है। तो उन सबको पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो दैट्स हमारा पार्ट नहीं है वो। ओके, तो उनसे हमें मतलब नहीं है। हम हमारे काम की जो चीज़ है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं आपको वो क्या होता है, वो एजम्पशन वाली चीज़ें होती है कि ये एजम्पशन सही है या ये एजम्पशन सही है, ये एजम्पशन सही है। मैं एजम्पशन बताऊंगा ही नहीं आपको, मैं बताऊंगा आपको रियलिटी, मैं बताऊंगा आपको एक्चुअल कैलकुलेशन, मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल फिनोमेना, ठीक है ना। तो तैयार हो जाइए। डायरेक्ट मैं आपको लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन एक भी पैरामीटर नहीं छोड़ते हैं और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करते हैं और प्रैक्टिकल फिनोमेना देखते हैं कि एक्चुअल में वोल्टेज और करंट के साथ में क्या हो रहा है। क्या वोल्टेज और करंट इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो कर रहे हैं? क्या इनका बिहेवियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा है? चलो देखते हैं, ठीक है, हटा दूं? ओके, बेस्ट, बैठ जाइए। आज आपको सिर्फ कैलकुलेशन को समझना है, लेकिन उसमें जो पैरामीटर्स आएंगे वो पैरामीटर्स बूम डब्बा वाले होंगे, वो आपको हिला के रखेंगे और वो आपको बिहेवियर में क्या बताएंगे? रिलेशन बताएंगे। अब समझना ध्यान से। देखो ट्रांसमिशन लाइन बना दूं मैं जरा, देखो यहां से दिख रहा है आपको। ओके, ट्रांसमिशन लाइन बनाता हूं मैं। देखो कैसी होती है ट्रांसमिशन लाइन। सर सबसे पहले तो यहां पे मान लो मेरा है जनरेटर, ठीक है, उसका सोर्स का वोल्टेज है VS, यहां से करंट जा रही है I ऑफ S। हो गया जनरेटर का काम।
ये कौन है? जनरेटर वाला। ये ग्राउंड दिखा देता हूं इधर से, ठीक है, ओके। जनरेटर के बाद में जो अगली पिक्चर आती है वो किसकी आती है? ट्रांसमिशन लाइन की। ट्रांसमिशन लाइन बहुत लंबी है, 100, 200, 300 किलोमीटर, बहुत लंबी है। मान लो यहां से लेके यहां तक ये बीच में ट्रांसमिशन लाइन है, और यहां जाके आपका कौन लगा हुआ है बेटा? लोड लगा हुआ है। कौन है? लोड है। ये लो भाई, ये लोड आ गया मेरा, लोड है भाई, ये लो। इसका वोल्टेज है बेटा VR, और इसमें आने वाली करंट है मेरी कितनी? IR। आर का मतलब रिसीविंग एंड। अब मैं कहां पे बैठा हूं? यहां पे। नॉन पैरामीटर जो मुझे पता है वो क्या क्या है? वोल्टेज, करंट, क्योंकि मैं मेरे घर में बैठा हूं ना यार, तो मेरे घर में तो मुझे पता होगा कितना वोल्टेज मिल रहा है, मेरे घर में तो मुझे पता होगा करंट कितनी है। तो ये पैरामीटर और ये पैरामीटर आपको के लिए नॉन पैरामीटर है, मतलब आपको पता है VR एंड IR हमारे लिए नॉन पैरामीटर होते हैं। आपको क्या नहीं पता? आपको ये नहीं पता कि सोर्स का वोल्टेज कितना है, सोर्स की करंट कितनी है। मतलब यहां से चलना शुरू करोगे, कैलकुलेट करके आपको ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब आपके लिए VS एंड IS ये दोनों पैरामीटर, ये कैसे हैं? अननोन पैरामीटर है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये नोन है, ये दोनों पैरामीटर अननोन पैरामीटर है। तो इन दोनों की वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। और इन दोनों की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहां पर अपने घर पे बैठे हो, यहां से चलना शुरू करोगे, ट्रांसमिशन लाइन के किनारे 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 चलोगे, तो फाइनल में आप जनरेटिंग स्टेशन पे जाके पहुंच जाओगे। मतलब आपको यहां से अपनी रेस शुरू करनी है और आपको यहां पे पहुंचनी है। तो बीच में कौन आएगा? ट्रांसमिशन लाइन। आप चले तो पूरे ट्रांसमिशन लाइन का चक्कर काटोगे और आपको चलना है, समझ रहे हो? तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि ट्रांसमिशन लाइन में करंट कैसे आ रही है, वोल्टेज कैसे आ रही है। जब भैया आप ट्रांसमिशन लाइन में होते हुए ही चल रहे हो, तो ट्रांसमिशन लाइन में तो करंट भी आ रही है, वोल्टेज भी आ रही है, और आप भी जा रहे हो। तब जब आप जाओगे तो आप देखोगे नहीं कि देखो ये करंट भी जा रही है, देखो ये वोल्टेज भी जा रहा है, हैं? दोनों के पता लग जाएगा आपको। यही तो हम चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, चलो देख लेते हैं। मैंने क्या किया भाई, ट्रांसमिशन लाइन का एक छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ, प्यारा सा, ठीक है, ओके। देखो भाई, ट्रांसमिशन लाइन में होते हैं 4 पैरामीटर हमारे। क्या क्या होता है सर? रेजिस्टेंस होता है, इंडक्टेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस होता है, परफेक्ट है, और कौन होता है बेटा? लीकेज होता है, परफेक्ट है। ये हो गया जी। और बनाओ तो और बना लो, कोई बात नहीं। आगे बनाओगे तो फिर से ऐसा ही बनेगा। सर रेजिस्टेंस है, ओके, इंडक्टेंस है मेरे पास, अगेन क्या है? कैपेसिटेंस है, और अगला पैरामीटर कौन सा है? लीकेज है। ये G हो गया, ये C हो गया, ये R हो गया, ये L हो गया, ठीक है, ये C हो गया, ये R हो गया, ये क्या हो गया? L हो गया। एक काम करो, इनको स्मॉल से लिखो, ठीक है ना, क्योंकि वैल्यू कौन सी लिख रहे हैं हम? पर यूनिट, ठीक है ना। सबको स्मॉल से कर दो। ये हो गया L, ये हो गया R। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको कल भी बता दिया था, 4 पैरामीटर है। मतलब ये मैंने स्मॉल r स्मॉल l से कौन सी वैल्यू लिखूंगा? पर यूनिट। पर यूनिट का मतलब समझ गए थे ना? कल मैंने बता दिया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एकदम छोटे से टुकड़े की बात करते हैं कि इतने से टुकड़े का इतना है, तो इतना ही और टुकड़ा लोगे तो उसका भी इतना ही होगा, तो लंबाई के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल वैल्यू मिल जाएगी। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सही बात है, बिल्कुल। मतलब अगर मैंने लिखा कि यहाँ पे ये R है, L है, C है, G है, ये क्या है, तो आप कह सकते हो कि ये आपके कौन से पैरामीटर हैं? पर यूनिट पैरामीटर। चलेगा, ओके। मतलब R क्या है? पर यूनिट लाइन का रेजिस्टेंस। L क्या है? पर यूनिट लाइन का इंडक्टेंस। C क्या है? पर यूनिट लाइन का कैपेसिटेंस। और G क्या है? पर यूनिट लाइन का कंडक्टेंस। अब एक बात बताओ, एक बात बताओ, जब आपको कभी कोई एरिया वगैरह कैलकुलेट करना होता है तो आप कैलकुलेट कैसे करते हो, जरा मुझे बताओ। जैसे मान लो मैंने बना दिया कि ये एक ग्राफ है, कोई ये कर्व है यूं, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है? इसके एरिया को कैलकुलेट करना है, ठीक है। मान लो ये एक्सिस है एक्स एक्सिस, ये एक्सिस है वाई एक्सिस, और ये कर्व है मान लो क्या? एफ ऑफ एक्स। तो आप क्या करते हो बेटा? क्या करते हो बताओ? आप बोलते हो सर अगर ये एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो मैं एक काम करता हूं कि इस एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देता हूं डीएक्स के अंडर में। मान लो ये ए से लेके बी तक जा रहा है, तो आप लिमिट लगा देते हो ए से लेके बी तक। यही करते हो, बिल्कुल। इसमें एक्चुअल में आप करते क्या हो पता है आपको? करते क्या हो? यहां पे आपने लिया डीएक्स। डीएक्स का मतलब आप एक छोटा सा टुकड़ा लेते हो इतना सा, और इस टुकड़े के ऊपर इस तरीके से एक स्ट्रिप ले लिया आपने, और इस स्ट्रिप का आपने फैलाया कहां से कहां? ए से लेके बी तक। तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हो गया? कवर हो गया। हुआ या नहीं हुआ? सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। अब मुझे क्या करना है?
सर मुझे ये पैरामीटर तो पता है, मुझे पहुंचना है यहां पे, मतलब मैं यहां से चलना शुरू करता हूं, चलता चलता मुझे यहां पहुंचना है, तो कैसे करूं? मैंने काम किया, यहां पे मैं 0 पे बैठा हूं, यहां से किसी डिस्टेंस, मान लो ये इतनी डिस्टेंस यहां से यहां तक डिस्टेंस मान लो x, इतनी डिस्टेंस पे जाके मैंने एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है ना, या मान लो, ठीक है ना, ओके, ठीक है, ये डैश डैश, ओके, तो यहां से यहां तक इतनी सी डिस्टेंस पे जाके, इस x डिस्टेंस पे जाके मान लो मैंने एक ये छोटा सा टुकड़ा ले लिया, ये लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा पिक कर लिया। छोटे से टुकड़े को मैंने उठाया, छोटे से टुकड़े के चारों पैरामीटर थे भाई, ओके, रेजिस्टेंस था, इंडक्टेंस था, कैपेसिटेंस था, लीकेज था, पर यूनिट पैरामीटर है, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं यहां से चला, यहां से चलते चलते मुझे पहुंचना यहां तक है, पहुंचना फाइनल में मुझे यहां तक है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं। मैंने यहां से किसी डिस्टेंस x पे जाके मैंने देखा कि यहां पे मैं, भाई मुझे वोल्टेज और करंट निकालना है, तो मान लो इसकी टोटल लंबाई मान लो L है ना, कैपिटल L मान लो इसको टोटल लंबाई है, तो आपको यहां से L डिस्टेंस तक अगर चलना है, तो मैंने कहा एक काम करता हूं, पहले मैं x डिस्टेंस तक चल के देखता हूं और यहां वोल्टेज और करंट कैलकुलेट करता हूं। अगर मुझे यहां मिल गया तो इस x को बढ़ाते बढ़ाते मैं L तक कर लूंगा, तो मैं सोर्स तक पहुंच जाऊंगा। पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? आइडिया सही है, बिल्कुल सही है, ओके। तो मैंने क्या किया भाई, यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा टुकड़ा लिया और मान लो इस टुकड़े की लंबाई है कितनी, dx, कितनी है बेटा, dx, कितनी लंबाई का टुकड़ा लिया है मैंने, dx, मान लो ये पेन के बराबर का एक टुकड़ा ले लिया मैंने, dx लंबाई का ले लिया, ठीक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। तो dx लंबाई का मैंने टुकड़ा ले लिया, तो अगर मैंने dx लंबाई का टुकड़ा लिया है तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? सर r की वैल्यू होती है पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट का मतलब 1 मीटर का। अब मान लो आपने टुकड़ा लिया है आधे मीटर का, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? मान लो 1 मीटर का रेजिस्टेंस है 2 ओम, आपने टुकड़ा ले लिया मान लो आधे मीटर का, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा? आधे मीटर से मल्टीप्लाई करो, 1 ओम आएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल सही है। तो सर अगर पर यूनिट रेजिस्टेंस r है, dx मोटाई का लिया है, तो इस टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? rdx हो जाएगा। इस टुकड़े का इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? ldx हो जाएगा। इस टुकड़े का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? cdx हो जाएगा। और इस टुकड़े का कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? gdx हो जाएगा। बताओ होगा या नहीं होगा? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। मतलब मैंने यहां से x डिस्टेंस पे जाके एक पॉइंट लिया और उस पॉइंट पे मैंने वोल्टेज और करंट को मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैंने यहां पे इस पॉइंट पे वोल्टेज और करंट निकाल लिया तो इस x को मैं बढ़ाते बढ़ाते पूरी लंबाई तक कर दूंगा, तो ये v vs हो जाएगा और ये करंट i क्या बन जाएगी? मेरी is बन जाएगी। और वही मेरा पर्पज है, मुझे सोर्स का वोल्टेज निकालना है, मुझे सोर्स की करंट फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल समझ में आई कहानी? पर्पज, प्रोसेस जो मैंने अप्लाई किया है वो समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया है? समझ गए? 2 वेरिएबल ले लिए मैंने, वोल्टेज एंड करंट, डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर x पे, इस x को बढ़ाता बढ़ाता मैं L तक कर लूंगा, तो ये v vs बन जाएगा, ये i is बन जाएगी। और वही मेरे क्या थे? अननोन पैरामीटर थे, और उन्हीं को मुझे क्या करना है? फाइंड आउट करना है। एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल सही है। अब देखो जरा आगे, यहां से इनको तो हटा दूं मैं, ओके। देखो इस डायग्राम को अच्छे से एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होगी, मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन आपके माइंड में क्लियर रहनी चाहिए चीजें। अब चलूं मैं आगे। देखो सर अगर मान ले, सिंपल क्वेश्चन समझना, ध्यान से आपको आंसर देना है। ये आपने dx का टुकड़ा तो ले लिया, अब इस dx के टुकड़े के इधर वाले किनारे पे मान लो वोल्टेज v है, इधर वाले किनारे पे मान लो करंट i है, तो ये बताओ कि इधर वाले किनारे पे वोल्टेज कितना होगा और करंट कितनी होगी? बताओ भाई, लंबाई कितनी है? dx है, तो इस dx में थोड़ा सा तो वोल्टेज का ड्रॉप भी हुआ होगा, थोड़ा सा करंट का ड्रॉप भी हुआ होगा ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस, हुआ तो होगा, सही बात है, बिल्कुल। तो अगर यहाँ वोल्टेज भी है और इसके क्रॉस थोड़ा सा ड्रॉप हुआ होगा, तो मतलब यहाँ तो कम होगा, इससे ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे वोल्टेज, बिल्कुल सही है। मैंने बोला कि मान लो यहाँ पे वोल्टेज है v प्लस dv, मतलब समझ गए? ये dv क्या हुआ है? इस टुकड़े के अक्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप है। मान लो यहाँ पे इस टुकड़े में यहाँ पे जो करंट है, उस करंट को मैं लिख देता हूँ, मान लो i प्लस di है। यहां से यहां तक गया तो करंट का ड्रॉप कितना हो गया? di, वोल्टेज का कितना हो गया? dv, क्योंकि लंबाई मैंने कितनी ली है? dx। dx का मतलब समझते हो ना, छोटा सा टुकड़ा, तो छोटा सा वोल्टेज ड्रॉप और छोटा सा करंट का ड्रॉप। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? एकदम परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है।
अब यार यहाँ पे वोल्टेज अगर V है, यहाँ पे V प्लस dV है, तो dV का ड्रॉप हो कहाँ गया, ये तो बताओ मुझे, हो कहाँ गया। चलो देखते हैं। सर अगर यहाँ पे करंट I प्लस di थी और वो करंट अगर इसमें होते हुए जाएगी, तो ये पॉइंट की बात करो या इस पॉइंट की बात करो, यहां सब जगह तो वोल्टेज बराबर ही होगा क्योंकि तो पैरेलल हो गए दोनों, सही है। तो वोल्टेज का ड्रॉप कहां हो रहा होगा, इस वाले एरिया में वोल्टेज का ड्रॉप पाया जा रहा होगा। जरा देखो रहेगा कि नहीं रहेगा, सही बात है, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना भाई, अरे बिल्कुल होना चाहिए। क्या होगा, करंट कितनी जा रही है, तो dV किसके बराबर होगा, इसके अक्रॉस होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के अक्रॉस। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बताओ, कि वोल्टेज का ड्रॉप dV इक्वल टू इन दोनों में, यहां से करंट कितनी जा रही है, I प्लस di, बिल्कुल परफेक्ट है, I प्लस d ऑफ I मल्टीप्लाई विद किसके अक्रॉस, इसके और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब RDX, प्लस ये क्या है, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस L नहीं आता, इंडक्टेंस का रिएक्टेंस क्या होता है, j ओमेगा L। क्या होता है, j ओमेगा L। तो JXL लिख दूं मैं, चलेगा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, J ऑफ XL, ठीक है ना, मल्टीप्लाई विद dx। क्या यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनीवन, कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल नहीं है, परफेक्ट है, ओके। चलो इसी तरीके से अगर मैं और आगे देखूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, सर करंट का भी ड्रॉप हो रहा है, यहां पे I प्लस di थी, यहां जाके I हो गई। अब यार एक बात बताओ, करंट यहां से गई तो यहां से तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इसमें होते हुए जाना है, लेकिन जैसे ही करंट जब यहां पे पहुंचेगी ना बेटा, तो यहां जाने के बाद में करंट के पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता ये भी है, एक रास्ता ये भी है, और इन दोनों से निकल के करंट कुछ इधर भी जा रही है। तो जब यहां पहुंची तो करंट I रह गई, मतलब di कहां गया, इसमें गया, इसमें गया, दोनों को मिला के करंट di हुई। ड्रॉप तो इतना ही है, सही है ना, ओके। तो करंट इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड बाई इंपीडेंस, लेकिन इंपीडेंस नहीं है, एडमिटेंस है, तो मल्टीप्लाई आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना है, सर V वोल्टेज है, परफेक्ट है, मल्टीप्लाई विद इस पॉइंट पे यहां पे एडमिटेंस कितना है, सर ये तो एडमिटेंस है एक G, बिल्कुल, और दूसरा कौन सा है, C। अब C का जब आप लिखते हो तो रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन j ओमेगा L। भाई C का रिएक्टेंस क्या होता है, 1 अपॉन j ओमेगा C या 1 अपॉन JXC, ये है रिएक्टेंस। अगर इसका एडमिटेंस लिखना है तो इसको उल्टा करो, उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, JXC बनेगा। यहां एडमिटेंस लिखा है तो यहां भी एडमिटेंस लिखो, परफेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, JXC dx। बताओ क्या यही बनेगा, सब लोग अच्छे से देख लो, क्या यही बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। यहां पे वोल्टेज कितना है आपका, इस V के बराबर है, यहां से I प्लस di आया, तो di का वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहां पे करंट बची इतनी, ये वोल्टेज हो गया, ये आ गया, ये आ गया। आई थिंक इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए, ओके। और सिंपल बना दूं इसको, और सिंपल बना दूं, देखते हुए चलो। देखो इसको मैंने सिंपल किया, ये हो गया dV, ये हो गया I प्लस di, ये दोनों क्या है, R प्लस JXL, ये तो इंपेडेंस है, ये इंपेडेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, मतलब इंपेडेंस है, ये एडमिटेंस है, ये एडमिटेंस है। दोनों को मिला के मैं एक एडमिटेंस लिख देता हूं और दोनों को मिला के मैं एक इंपेडेंस लिखता हूं, चलेगा। ये टोटल इसको लिख देता हूं मैं Z, ये टोटल इसको लिख देता हूं मैं Y, एडमिटेंस, चलेगा, ओके। पर यूनिट है, स्मॉल से लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो मैंने इसको और इसको मिला के मैंने लिख दिया स्मॉल z इंटू dx, एडमिटेंस। मतलब यहां पे स्मॉल z मैंने किसको लिखा है, मैंने स्मॉल z लिखा है R प्लस j ऑफ XL को। XL का मतलब समझ रहे हो ना, j ओमेगा L, परफेक्ट है, ओके। यहां पे मैंने इस di इक्वल टू मैंने इसको लिख दिया V, और मैंने इसको लिख दिया y, और मैंने इसको लिख दिया dx। मतलब यहां पे मैंने जो y को लिखा है वो मैंने लिखा है G प्लस j ऑफ XC। मतलब y यहाँ पे क्या है, एडमिटेंस है, z यहाँ पे क्या है, इंपेडेंस है। आई थिंक इन दोनों में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। अब देखो अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा, देखो इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो ये बना d ऑफ v, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये बना z इंटू आई dx, इसको करा तो ये बना z dx di। जहां पे d लग जाता है उसका क्या मतलब होता है, एक होता है x कोई लंबाई, एक होता है dx। dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल सेगमेंट, एक छोटा सा सेगमेंट। मान लो वैल्यू 0.1, अब मान लो यहां पे 2 आ रहा है, dx di, 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.1, 0.01, मतलब और भी छोटी वैल्यू हो जाएगी, सही बात है। तो जो छोटी छोटी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो और भी ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो मतलब ये वाली वैल्यू है ना, ये बहुत स्मॉल है,
तो इसको मैं नेगलेक्ट मान सकता हूं क्योंकि यहां पे 2 बार डी डी आ रहा है, तो इसको मैं नेगलेक्ट मान लूं। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि डी ऑफ वी, ओके इधर लिख देता हूं मैं, तो आई कैन से कि माई डी ऑफ वी इक्वल्स टू जेड इंटू आई इंटू डी एक्स। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है, ओके। तो यहां से अगर मैं dx को नीचे ले आया तो देखो बेटा dv अपॉन dx क्या बन गया, z मल्टीप्लाई विद करंट। z इंपीडेंस है, करंट क्या है यहाँ पे आपका, इसमें यहां इस पॉइंट पे आने वाली करंट, यही निकालनी थी आपको, ये v निकालना था, ये i निकालना था। फिर इस x की वैल्यू को मैं कैपिटल L रख दूंगा तो ये vs बन जाएगा, is बन जाएगा, मेरा काम सॉल्व, वर्क डन। एनी कंफ्यूजन? नो, सब कुछ क्लियर है। ये z क्या है यहाँ पे, पर यूनिट इंपीडेंस, ये y क्या है यहाँ पे, पर यूनिट एडमिटेंस। चलेगा? बिल्कुल। देखो यहां पे di को क्या लिख सकते हो सर, इट्स di अपॉन ये dx इधर गया, dx इक्वल टू ये बन गया y इंटू वी, मतलब di अपॉन dx में आ रहा है वोल्टेज, dv अपॉन dx में आ रही है क्या, करंट आ रही है। ओके, गजब का काम हो गया। चलो कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं, इसको हटा दो मैं थोड़ा सा, ओके इतना पोर्शन तो हटा ही सकता हूं, इतना तो मंजूर है आपको, हटा दो तो ठीक है, उतने में देखते रहना। ओके बेटा देखो अब मेरे पास इंटरेस्टिंग इक्वेशन आ गई है। क्या क्या इक्वेशन आई है देखो, जैसे वोल्टेज की इक्वेशन क्या बन रही है, तो सर वोल्टेज की इक्वेशन बन रही है कि dv अपॉन dx इक्वल्स टू z इंटू आई। अगर मैंने इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू x, क्लियर ना, ओके तो मैंने किया इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो एक बार तो इसका वोल्टेज का डिफरेंशिएशन हो रखा है, एक बार और किया तो 2 बार हो जाएगा, बिल्कुल सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। जेड तो पर यूनिट इंपेडेंस है, कांस्टेंट है, करंट का फिर से हो गया तो डी अपॉन डी एक्स। क्या डी अपॉन डी एक्स की वैल्यू कहीं पे है क्या, ये रही। मान लो ये इक्वेशन आपकी 1 है, ये इक्वेशन आपकी 2 है, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूं तो क्या बन जाएगा, इट्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज इक्वल्स टू जेड, डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, y इंटू वी। इसको हटा सकता हूं मैं नीचे वालों को, ओके नोट्स प्रॉपर बनाते रहना, साथ के साथ में लिख लेना सारा, ओके। देखो बेटा ये बना या नहीं बना, कोई कंफ्यूजन है, तो dv अपॉन सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द वोल्टेज इक्वल्स टू जेड इंटू वी, जेड इंटू वाई इंटू वी, मतलब ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है। क्या ये आपको कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि ये सेकंड ऑर्डर की एक डेरिवेटिव की इक्वेशन है, क्या आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है ना, अरे लगना भी चाहिए भाई, अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बिल्कुल। देखो आप करंट के लिए भी ऐसा कर सकते थे, क्या कर सकते थे, अगर आप करंट को भी कैलकुलेट करते तो ये इसका भी अगर एक और बार डेरिवेटिव करते तो ये क्या बनता, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ करंट डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, और ये बनता आपका डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू को यहां से उठा के लिखते तो जेड इंटू आई आता, तो क्या बनता डी टू आई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू वाई इंटू आई। मतलब आप इससे कैलकुलेट करो या इससे कैलकुलेट करो, रिजल्ट एक जैसे ही मिलेंगे। मतलब आपका फाइनल जो सॉल्यूशन होगा उसमें वेव का जो फॉर्म होगा, वेव का जो बिहेवियर होगा, वो वोल्टेज के लिए और करंट के लिए एक जैसा ही होगा। मतलब जैसे करंट फ्लो होती है वैसे ही वोल्टेज का भी क्या होता है, फ्लो होता है। वोल्टेज भी क्या है, वेव है, वोल्टेज भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो करंट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। कैसे, ये मैग्नेट है, ये इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। समझ में आया? चलो अभी नहीं आया होगा और आ जाएगा, टेंशन मत लो। ओके देखो चलो ये कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा है, सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन है। अब सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन को सोल्व कैसे करें भाई, प्रॉब्लम है कैसे सोल्व करना चाहिए बताओ आप जरा मुझे। क्या करते हैं, एक काम करो, पहले तो ये जेड और वाई बड़ा परेशान कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस जेड और वाई को मान लो है ना, करंट को रहने दो यहीं पे, एक को सोल्व कर लेते हैं, एक से दोनों का काम हो जाएगा। देखो जेड एंड वाई साथ में आ रहा है, बार बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, चलो मैंने इसको मान लिया गामा स्क्वायर इक्वल्स टू जेड इंटू वाई। क्या ऐसा वैल्यू कहीं पहले आया था, गामा से मैंने किसी चीज को रिप्रेजेंट किया था पहले, कभी किया था? किससे किया था, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, जहां पे लिखा था मैंने अल्फा प्लस आयोटा बीटा, गामा की वैल्यू याद है कि नहीं है? नहीं है ना, कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपोगेशन कांस्टेंट लिखा था मैंने गामा, यहां भी ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट ही है, आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो। मान लो मैंने मान लिया गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या है, जेड इंटू वाई है।
अब मैंने इसको क्या किया, ओपन किया, देखते हुए चलो। अभी गामा वहां पे मत जाते हैं, अभी पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये सारे अलग से टॉपिक बनेंगे और अलग से इनको समझ में आएगा डिटेल में, टेंशन मत लो। ये समझ में आया? मान लो मैंने इसको गामा स्क्वायर रख दिया, ये क्या बना, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वोल्टेज। इसको उठा के मैं इधर ले आया, माइनस ऑफ गामा स्क्वायर v इक्वल्स टू 0। अब तो बताओ यार, ये सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव इक्वेशन है, इनको सोल्व कैसे करते हैं? कैसे करते हैं इनको सोल्व? क्या हम डेरिवेटिव को m मान लेते हैं? बिल्कुल। क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं, एम स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद वोल्टेज इक्वल्स टू 0? बताओ लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ऐसा लिखते हैं ना। यहां पे m के दो फैक्टर मिल रहे हैं, कौन कौन से? प्लस माइनस गामा। बताओ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल, प्लस माइनस गामा मिल रहा है। मतलब m के इसके दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, प्लस गामा माइनस गामा। जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन के मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं, जब एक डिफरेंशियल इक्वेशन के मोर देन वन सॉल्यूशन होते हैं, तो उनको जब हम सोल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? बताओ जरा मुझे, क्या होता है उसका सॉल्यूशन? देखो क्या होगा, तो यहां पे वोल्टेज का बिहेवियर क्या मिलेगा? तो सर वोल्टेज हमें मिलेगा C1 e की पावर गामा x प्लस C2 e की पावर माइनस गामा x। क्या ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? बताओ। अगर x1 और x2 दो सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो ऐसा ही होता है ना। एक सॉल्यूशन मिल रहा है प्लस गामा तो e की पावर गामा, एक माइनस गामा तो e की पावर माइनस गामा। C1 और C2 यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट वैल्यूज है, जिनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब आपको तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, तो आपको C1 भी निकालना पड़ेगा और आपको C2 भी निकालना पड़ेगा। पंगा तो है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी तो करनी पड़ेगी, इसमें क्या है? सही बात है ना? बिल्कुल कोई टेंशन तो नहीं है, हैं? परफेक्ट है, ओके। अगर वोल्टेज ही मिल गया तो करंट क्या होना चाहिए? देखो वोल्टेज और करंट में एक बड़ा रिलेशन है, ये रहा। वोल्टेज को x के साथ में डिफरेंशिएट करो, जो आएगा उसका रिलेशन करंट के साथ में बनेगा। ओके, तो चलो मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, मैंने निकाला dv अपॉन dx। बताओ क्या बनेगा? ये हो गया C1 e की पावर गामा x को करोगे तो गामा आ जाएगा बाहर और बनेगा e की पावर गामा x प्लस C2 रह गया, e की पावर माइनस गामा x को करोगे तो e की पावर माइनस गामा x बन जाएगा और माइनस गामा आ जाएगा बाहर, तो यहां पे बनेगा माइनस ऑफ गामा। यही आएगा करंट। देखो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये वैल्यू किसके बराबर है? सर ये वैल्यू है इक्वल्स टू Z इंटू आई। ये देखो आपको क्या निकालना है? करंट निकालना है भाई। वोल्टेज की इक्वेशन तो मिल गई, अब और किसकी निकालनी है? करंट की और निकालनी है। तो निकाल लेना बेटा, परेशानी क्या है? करंट निकाल लिया, आई निकाला मैंने, आई इक्वल्स टू C1 है C2 है, गामा है गामा है, इधर से Z आएगा, डिवाइड होएगा दोनों में। बिल्कुल सही है ना? C1। अब देखो ये गामा क्या है? सर गामा था, गामा नहीं है, गामा स्क्वायर था, तो गामा क्या होगा? अंडर रूट ऑफ Z इंटू वाई। सही है, तो ये है अंडर रूट ऑफ Z वाई e की पावर गामा x माइनस C2 अंडर रूट ऑफ Z वाई e की पावर माइनस गामा x। अब यहां से अगर ये Z जाएगा, इनसे डिवाइड होएगा, इससे जाके Z डिवाइड हो गया, इससे जाके Z डिवाइड हो गया, तो क्या बन जाएगा? ऊपर रूट Z है, नीचे Z है, तो कटेगा तो नीचे रूट Z बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल सही बात है। मतलब एक की परेशानी को खत्म करो तो दूसरा तैयार है भाई परेशानी देने के लिए, हैं भाई? हमारा सुख देखा ही नहीं जा रहा है किसी से, समझ रहे हो? कैलकुलेशन ही बड़ी खतरनाक है। चलो देखो, करंट आई क्या बन गया? ये बन गया C1 अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन Z e की पावर गामा ऑफ x माइनस ये हो गया C2, ये बन गया अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन Z e की पावर माइनस गामा ऑफ x। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो इस लाइन को मैं यहां लिख देता हूं, वापस से देख लो। अगर नहीं दिख रहा हो तो C1 अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन Z e की पावर गामा x, ओके, माइनस इट्स ओवर C2 अंडर रूट ऑफ वाई अपॉन Z e की पावर माइनस गामा ऑफ x। ओके, ये बन गया करंट, ये आ गया वोल्टेज। वोल्टेज की इक्वेशन मिल गई, करंट की इक्वेशन मिल गई, ठीक है ना? अब यहाँ पे आप लोगों के लिए जो अननोन पैरामीटर है ना, वो है ये C1 और ये C2। ये C1 और C2 दो इक्वेशन है, दो अननोन है। फाइंड आउट कर पाएंगे? अरे फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे सर, कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। कैलकुलेट कर लिया? देखो नोट्स बराबर बनाते हुए चलना बेटा, साथ के साथ में बनाना, ठीक है? ओके, ध्यान रखना नोट्स प्रॉपर होने चाहिए। ओके, अब आप बोलोगे सर ये इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन हमें बता क्यों रहे हो? अरे बेटा कैलकुलेशन में जो चीज़ें होगी तभी तो, देखो मेहनत करते हो ना तो उसका जब रिजल्ट मिलता है तो वो कुछ ना कुछ काम का होता है। सही बात है ना? ये कैलकुलेशन अभी आपको ऐसी लग रही है, जब ये कैलकुलेशंस कंप्लीट हो जाएगी हैं, और अगली क्लास में जब मैं इसके फ़ायदे बताऊंगा आपको तो आप शॉक हो जाओगे। आपको लगेगा ट्रांसमिशन लाइन ऐसी होती है? बिल्कुल ऐसी होती है। ओके, बस तो देखते हुए चलो। देखो
तो करंट क्या आ गया, C1 और C2। यार ये कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसको बाहर ही ले लो ना, बाहर लेके इधर ले आओ करंट के पास में। तो करंट के पास में ले आओगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ Z अपॉन वाई, उल्टा हो जाएगा ना उधर से इधर आएगा तो, मल्टीप्लाई विद करंट इक्वल टू बनेगा C1 e की पावर गामा x माइनस C2 e की पावर माइनस गामा x। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये Z और Y भी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है ना। ओके, इसको भी चलो चेंज कर देते हैं। ओके, एक नया पैरामीटर ले आता हूं मैं आप लोगों के सामने, Z नोड, जिसको मैं लिख देता हूं अंडर रूट ऑफ Z अपॉन वाई, ठीक है। और इस Z नोड को मैं आगे जाके बोलूंगा कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक वर्ड आया था कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस? बिल्कुल आया था, जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया था नीटा से, किया था कि नहीं किया था? उसी नीटा को दिखाएगा ये Z नोड है। प्रोपोगेशन कांस्टेंट आया था वहां पे, बिल्कुल आया था, क्या? गामा। क्या आया था? गामा। वही गामा यहां पे आपका ये वाला है, जिसको मैंने वहां पे क्या लिखा था? अल्फा प्लस आयोटा बीटा। इसको भी मैं आगे जाके अल्फा प्लस आयोटा बीटा लिखूंगा। मतलब ये ट्रांसमिशन लाइन कहीं ना कहीं जाके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी, आप देख लेना। ओके, लेकिन तब तक आपको कई सारी चीजें, कई सारे राज आपको इसमें पता लग जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वहां आपको थोड़ी बहुत डिफिकल्ट लग रही थी ना, वो यहां आपको और भी सिंपल लगेगी। ओके, तो समझते हुए चलो, तो ये इसको मैं और भी सिंपल बना देता हूं। तो इसको मैं ये लिख दूं डायरेक्ट Z नोड, वरना एक लाइन और लिखनी पड़ेगी। Z नोड लिख देता हूं डायरेक्ट। अब देखो बेटा, मेरा पर्पस तो ये है कि मुझे इस C1 और C2 को निकालना है, बट प्रॉब्लम ये है कि मैं करूं क्या? मेरे साथ हो रहा है पंगा। सर पंगा कैसे हो रहा है? भाई पंगा ऐसे हो रहा है कि मान लो अगर मैं निकालूंगा तो मान लो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये e की पावर गामा x मुझे बार बार परेशान करेगा यार, ये पंगा है मेरे साथ। तो क्या करूं मैं? एक काम करते हैं, मान लो अगर मैंने इसमें कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? मैंने बोला कि 8x = 0। अब पहले तो मुझे ये बताओ x = 0 कहां पे है? कहां से चलना शुरू किया था? लोड से। तो यहां से जितनी डिस्टेंस है वो x है ना। x = 0 का क्या मतलब है? लोड में। और x = कैपिटल L मतलब टोटल लंबाई का मतलब कहां पहुंच जाएंगे? सोर्स पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं x = 0 लिख दूं तो इसका मतलब मैं कहां पे आ गया? वापस से लोड पे आ गया। तो ये वोल्टेज क्या बन जाएगा? VR बन जाएगा। ये करंट क्या बन जाएगी? IR बन जाएगी, क्योंकि मैं कहां पहुंच जाऊंगा? रिसीविंग एंड पे। मैं कहां पहुंच जाऊंगा? वोल्टेज पे। बताओ पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? बिल्कुल सही है। तो सर एट x = 0 पे मेरा V जो होगा वो बन जाएगा VR, और मेरा जो करंट I रहेगी वो मेरी क्या बन जाएगी? IR बन जाएगी। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बननी चाहिए भाई, होना तो यही चाहिए। बिल्कुल सही है। तो अगर मैंने इसमें x = 0 पुट किया, ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं, 1 सेकेंड, इसको हटा दूं। ओके ठीक है, गामा स्क्वायर काम आ जाएगा बाद में। इधर देखो, तो अगर मैंने x = 0 पुट किया, देखो तो वोल्टेज क्या बन जाएगा? V, ये बनेगा C1, इसकी पावर हो गया 0 तो ये हो गया पूरा 1, C2 इसकी पावर ये पूरा 0 तो ये भी हो गया 1, तो ये बन जाएगा C1 + C2, और वोल्टेज बन जाएगा V ऑफ R। अगले वाले इसमें रख के देखो, Z0 × I, करंट बन गया I ऑफ R, ये बन गया C1 - C2। C1 और C2 निकालना था ना आप लोगों ने, बस हो गया सिंपल। क्या है? दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा तो ये बन गया आपका VR + Z0 IR, ये बन गया आपका 2 टाइम्स ऑफ C1। मतलब C1 अगर आपको निकालना है तो इस 2 को ले जाके यहां पे क्या कर दो? डिवाइड कर दो। कहानी खत्म, किस्सा खत्म। बिल्कुल। अगर C2 निकालना है तो इसमें से इसको घटा दो, इसको घटाओगे तो C1 तो कैंसिल आउट, ये बन जाएगा VR - Z0 I ऑफ R। इधर करोगे ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ C2। अगर इस 2 को मैं उठा के ले आया तो इधर रह गया C2, ये हो गया डिवाइड में 2। C1 मिल गया, C2 मिल गया। अब यार एक बात बताओ, करंट और वोल्टेज तो आप पहले से निकाल चुके थे। करंट कहां था? ये रहा। वोल्टेज कहां था? ये रहा। जब आप दोनों को कैलकुलेट कर चुके थे, यहां पे 2 ही तो चीजें नहीं थी, C1 और C2 नहीं था बस। अब C1 और C2 आपने निकाल लिया है, तो आप तो महान बन गए, आप तो सहनसा बन गए। अब तो इसको हटा देता हूं मैं, अब कोई काम नहीं आएगा ये। ओके, तो आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने वोल्टेज निकाल लिया, तो आप लोगों ने करंट भी निकाल लिया। अब देखो वोल्टेज की फाइनल इक्वेशन क्या बन चुकी है? V। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ओके देखो, V याद करने का तरीका मैं बता दूंगा कैसे याद रखनी है। अब आप बोलोगे सर इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन बनेगी तो याद कैसे रखेंगे? मैं बता दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। V C1 कितना आ गया बेटा? ये रहा सर, V ऑफ R Z0 I ऑफ R डिवाइड बाई 2। साथ में क्या आ रहा है? E की पावर गामा ऑफ x। आगे चलो प्लस, अगला पैरामीटर कौन है? C2। C2 कहां है? ये रहा। क्या पैरामीटर है? इसको हटा देता हूं मैं। ये है आपका V ऑफ R
माइनस जेड नॉट आई ऑफ आर डिवाइड बाई 2, साथ में क्या आ गया e की पावर माइनस गामा ऑफ x। इसमें और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, परफेक्ट है एकदम, बिल्कुल सही है। चलो आगे देखो, अगर मैं करंट को लिखना चाहता तो करंट की इक्वेशन, इसको हटा देता हूं मैं, वोल्टेज का कंप्लीट हो गया। ओके, देखो सारी चीजें धीरे धीरे मिटती जा रही है। ओके, करंट की लिख देता हूं, मान लो ये हो गया मेरा करंट। क्या बनेगा सर, करंट में यहाँ पे जेड नोट भी है, ओहो जेड नोट भी है तो भाई जेड नोट को साथ में लो। ओके, इक्वल्स टू C1, C1 कहाँ गया मेरा, C1 आपका ये ऊपर वाला था ना C1, ओके दोनों को जोड़ा था। ओके, तो दिस इज ओवर वी आर जेड नोट आई आर डिवाइड बाई 2, इट्स ओवर e की पावर गामा x माइनस दिस इज ओवर वी आर माइनस जेड नोट आई आर डिवाइड बाई 2 e की पावर माइनस ऑफ गामा x। मतलब एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे दो तरह के टर्म्स बन रहे हैं, ये बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ क्योंकि अगली क्लास में ये इक्वेशन मुझे फिर से लिखनी पड़ेगी। मैं आपको ये पहले ही बता देता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे वोल्टेज हो या करंट हो, दोनों की इक्वेशन में दो दो टर्म्स आ रहे हैं। पहला टर्म है ये वाला, दूसरा है ये, पहला ये है दूसरा ये है। लेकिन दोनों टर्म्स में खास बात क्या है कि एक टर्म जो है पहली वाली उसमें आ रहा है e की पावर गामा ऑफ x, तो दूसरी टर्म में आ रहा है e की पावर माइनस गामा ऑफ x। इस चीज का ध्यान रखना, इसका जिक्र मैं आप लोगों से आगे जाके करूंगा, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी ध्यान रखना कि वोल्टेज और करंट दोनों में प्रोपोगेशन का बिहेवियर ऐसा आ रहा है कि एक में e की पावर प्लस गामा x है, एक में e की पावर माइनस गामा x है। इसका क्या मतलब है मैं बाद में बताऊंगा। ओके, अभी सिर्फ समझते हुए चलो। देखो, क्या मैं इसको कोई दूसरे फॉर्म में भी लिख सकता, क्या बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, एक काम करो, वी आर को एक साथ ले लो और करंट को एक साथ ले लो। ओके, बिल्कुल। तो मान लो मैंने वोल्टेज को एक साथ लिया, मैंने ले लिया यहां से वी आर कॉमन, तो वी आर के साथ साथ में क्या है वी आर अपॉन 2 और इससे मल्टीप्लाई में e की पावर गामा एक्स। ओके, तो e की पावर गामा एक्स डिवाइड में 2, क्या यहां वोल्टेज की टर्म है, क्या है ये रहा, डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 आ गया। e की पावर साथ में क्या है माइनस गामा एक्स, तो मतलब प्लस का साइन है दोनों के बीच में, और e की पावर माइनस ऑफ गामा एक्स। कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा? अरे और भी लगेगा, टेंशन मत लो। ओके, बिल्कुल। अगला आ गया प्लस, दूसरा कौन सा है जेड नोट इंटू आई आर। ओके, यहां क्या है इसके पास में e की पावर गामा एक्स और डिवाइड में है 2, बिल्कुल। यहां क्या है नेगेटिव साइन के साथ में। ओके, तो माइनस e की पावर माइनस गामा एक्स और डिवाइड में 2, डिवाइड में 2 तो लिख ही दिया। कोई कंफ्यूजन है इसमें? बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम बिंदास वाला काम है, बिल्कुल सही बात है। इसको भी हटा देता हूं मैं। सेम बिहेवियर अगर मैं किसके साथ करूं, करंट के साथ करूं, तो क्या मिलेगा सर, यहां पे ये हो गया मेरा जेड नोट, ये हो गया मेरा आई आर। यहां पे अगर मैं वी आर को साथ में लिखूं तो क्या बनेगा, वी आर का लिखूंगा तो यहां पे अगेन सेम कहानी, e की पावर गामा एक्स डिवाइड बाई 2, और वहां से क्या आ रहा है प्लस e की पावर, नहीं बीच में माइनस का साइन है। ओके, तो माइनस e की पावर माइनस ऑफ गामा एक्स। अगेन द सेम केस, अगर मैं बात करूं किसकी, जेड नोट इंटू आई आर की, तो इसके साथ में यहां क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है e की पावर गामा एक्स डिवाइड बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ एक्स। ओके, कोई कंफ्यूजन है यहां पे? नहीं है। एक बात बताओ, ये बड़ी सी टर्म को कोई सिंपल कैलकुलेशन में मैं लिख सकता हूं क्या? ऐसा टर्म आपको कहीं देखने को मिलता है? बिल्कुल देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है बताओ जरा, क्या आप लोगों ने ये टर्म्स कभी देखी है ऐसी वाली? जरूर देखी होगी। क्या देखा होगा आप लोगों ने, मैं बताता हूं। आप लोगों ने ये देखा होगा e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू आप लिखते हो कोस ऑफ थीटा। बताओ लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो कि नहीं लिखते हो? बिल्कुल लिखते हो ना। सेम केस आप एक टर्म्स और लिखते हो, आप लिखते हो e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस ऑफ आयोटा थीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ आयोटा, इसको लिखते हो आप साइन ऑफ थीटा। बताओ लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना, बिल्कुल। अरे लिखते हो ना, बिल्कुल लिखते हैं। अगर इसी थीटा को, अगर इसी आयोटा को, अगर इसी थीटा को मैं आयोटा थीटा से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो ये ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म बनेगी e की पावर माइनस थीटा, ओके, प्लस e की पावर थीटा डिवाइड बाई 2, और इसको हम बोलते हैं कोस ऑफ h थीटा। हाइब्रिड वाला बोलते हैं कि नहीं बोलते? बिल्कुल बोलते हैं ना, विदाउट थीटा वाला। सेम इसमें भी अगर थीटा को अपन ने थीटा स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया तो ये ऊपर वाला बन जाएगा e की पावर माइनस थीटा, माइनस ये बन जाएगा e की पावर थीटा, नीचे बन जाएगा माइनस ऑफ 2, और ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ थीटा, h थीटा। सही है। अगर आप इस माइनस साइन को अंदर ले जाओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। कर सकते हो ऐसा?
क्या ऐसी टर्म आप लोगों को इसमें कहीं दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। देखो e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2, मतलब ये क्या है? cos ऑफ h थीटा। क्या है ये? cos ऑफ h थीटा। ये है आपका cos ऑफ h थीटा। थीटा की जगह यहाँ क्या रहा है? e की पावर थीटा की जगह यहाँ पे क्या है? गामा x। ओके, प्लस अगर यहां पे देखो तो आपको क्या दिख रहा है? देखो जरा, e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ h थीटा। बिल्कुल, तो ये क्या बन गया? साइन h ऑफ गामा x। सेम केस यहां बन रहा है, सेम केस यहां बन रहा है। ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है cos ऑफ h गामा x। ये क्या बन रहा है? साइन ऑफ h गामा ऑफ x। बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बिल्कुल बन रहा है ना। ओके बिल्कुल, तो मैं इसको थोड़ा सिंपल टर्म में लिख देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए। इसको हटा देता हूं मैं। ओके ओके, तो ऊपर वाली टर्म क्या बन चुकी है? देखो वोल्टेज आपका क्या हो गया? फाइनल वोल्टेज V इक्वल्स टू V ऑफ R, साथ में आ रहा था ये cos ऑफ h गामा ऑफ x। अगला आ रहा था प्लस, यहां पे आ रहा था आपका Z0, यहां पे आ रहा था आपका I ऑफ R, ये आ रहा था साइन ऑफ h, ये बन रहा था गामा ऑफ x। दूसरी इक्वेशन है ये वाली, ये बन रही है आपकी Z0 इंटू आई ऑफ R इक्वल्स टू, ये बन गया आपका बेटा V ऑफ R, ये बन रहा है आपका साइन ऑफ h गामा ऑफ x। इसको करो तो ये बन रहा है प्लस आपका Z0 इंटू आई ऑफ R, ये बन रहा है आपका cos ऑफ h गामा ऑफ x। यहाँ पे Z0 और आ रहा है, सिर्फ करंट की नहीं है, यहाँ पे Z0 और आ रहा है साथ में। एक काम करो, इस Z0 को, कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस को इधर ले जाके क्या कर दो? डिवाइड कर दो। डिवाइड किया तो ये बन जाएगा करंट I ऑफ R। क्या बनेगा बताओ? V ऑफ R अपॉन Z0 साइन ऑफ h गामा ऑफ x प्लस Z0 से डिवाइड करोगे यहाँ सिर्फ करंट रह जाएगा, ये बन जाएगा cos ऑफ h गामा ऑफ x। अब देखो आप बोलोगे सर हमारे अननोन पैरामीटर तो ये I ऑफ R नहीं है, यहाँ पे I है, ठीक है ना? I ऑफ R इधर है। ओके, आप तो बोलोगे सर आपने तो VS और IS निकालना था, वो तो निकाला ही नहीं। अरे बेटा x इक्वल टू कैपिटल L रख दे यहाँ पे, तो इस V को VS लिख दे, इस करंट को IS लिख दे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं? सिंपल है। ओके, अब देखो याद कैसे रखोगे मैं बता देता हूं आप लोगों को। हमारे पास में जो नॉन पैरामीटर थे वो नॉन पैरामीटर दो थे। कौन कौन से हैं बेटा? देख ध्यान से समझना। दो नॉन पैरामीटर थे VR एंड IR, दो अननोन थे VS एंड IS। इन दोनों ही निकालना था। तो हमको पता था कि VS एंड IS जो रहेंगे इट्स ए फंक्शन ऑफ किसके? VR एंड IR के। VR और IR के क्या रहेंगे? फंक्शन रहेंगे। अब मान लो आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं पता, आप लोगों को क्या करना है? डायरेक्ट इक्वेशन लिखनी है। किसकी? मान लो VS की लिखनी है, ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे? वोल्टेज। अब V जो रहेगा वो किस किस का फंक्शन रहेगा? VR का रहेगा और IR का रहेगा। सही बात है ना? बिल्कुल सही बात है। ओके, तो एक टर्म किसकी आएगी? VR की आएगी, एक टर्म किसकी आएगी? IR वाली आएगी। इक्वल टू में क्या है? वोल्टेज है, तो ये टर्म भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी, ये टर्म भी वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगी। सही बात है ना? बिल्कुल सही है। अब VR तो खुद ही वोल्टेज है, तो ये बात तो चलेगा। दूसरी टर्म कौन सी है? करंट वाली। क्या करंट वोल्टेज को रिप्रेजेंट कैसे कर सकती है? जब करंट को मैं मल्टीप्लाई करूं किसके साथ में? इंपेडेंस के साथ में। देखो Z0 इंटू आई आर आ रहा है भाई, वोल्टेज इक्वल तो वोल्टेज ही होना चाहिए, सही है ना? तो एक टर्म आ गई VR वाली, वोल्टेज की थी तो वोल्टेज ऐसे कैसे ही। ओके, दूसरी टर्म वोल्टेज में करंट वाली आ रही है, तो करंट को इंपेडेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई, जब जाके क्या बनेगा? वोल्टेज बनेगा। हो गया याद? कोई कंफ्यूजन नहीं है? बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा, कोस वाली टर्म आ रही है, साइन वाली टर्म आनी है, सही है ना? तो अगर वोल्टेज है तो वोल्टेज वाली टर्म के साथ में कोस आएगा, अगर करंट है तो करंट वाली टर्म के साथ में कोस आएगा। इस चीज का ध्यान रखना बस। ओके, दूसरी टर्म के साथ में कौन आएगा? साइन आएगा। अब बताओ, जैसे यहाँ पे करंट की बनानी थी तो टर्म दो आनी है, एक वोल्टेज वाली एक करंट वाली। अब करंट इक्वल टू करंट तो हो गया, लेकिन वोल्टेज वाली टर्म को करंट कैसे बनाओगे? इंपेडेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो VR अपॉन IR। भाई वोल्टेज डिवाइड बाय इंपेडेंस क्या होता है? करंट होता है ना? करंट की इक्वेशन लिखनी है तो करंट वाली के साथ में कोस आएगा और दूसरी वाली के साथ में साइन आएगा। बड़ा सिंपल सी बात है ना? अब आप बोलोगे सर इतनी सी बात बताने के लिए क्या इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन किया था क्या? नहीं बेटा, ये बड़ी काम की चीज होने वाली है, ठीक है? आगे जाके ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, इसलिए इतना लंबा चौड़ा किया था। अभी तो इसमें बहुत कुछ बताऊंगा मैं आपको, है ना? ये तो ये समझ लो यहां तक तो आप लोगों का बेस कंप्लीट हुआ है। अब इन सबको यूज करके आगे की जो कहानियां निकलेगी
वो कहानियां रहेगी आपकी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। अब आपके कैलकुलेशन या लंबी चौड़ी कैलकुलेशन वाली चीजें मैं आपको अब आगे बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आगे की चीजें आपकी सारी समझ देने वाली चीजें होगी, ठीक है ना। आप इसको एबीसीडी के टर्म में भी लिख सकते हो, जानते हो ना एबीसीडी पैरामीटर लिखना कैसे, ये वोल्टेज, ये करंट, इट्स ए फंक्शन ऑफ, इस यहां क्या आ गया cos h गामा x, ये क्या रह गया है ना। इधर आपको क्या लिखना है, इधर आप लोगों ने लिखना है कर वोल्टेज और करंट रिसीविंग एंड का, तो ये cos h आ गया, ये क्या आ गया z नॉट साइन ऑफ h गामा ऑफ x, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1/z नॉट साइन ऑफ h गामा ऑफ x, ओके। और ये बन जाएगा आपका cos ऑफ h गामा ऑफ x। यहां से आप एक बात बोल सकते हो, क्या बात बोल सकते हो, देखो A B C D, पहली चीज क्या है इसमें, पहली चीज ये है कि जो A पैरामीटर है वही आपका D पैरामीटर है, मतलब यहाँ पे A इक्वल टू D है, और A इक्वल टू D कब होता है, जब आपका सिस्टम कैसा हो, सिमेट्रिकल हो। कैसा हो, सिमेट्रिकल हो, मतलब पूरी की पूरी लाइन सिमेट्रिविटी को दिखाती है, सिमेट्रिकल होती है। मैंने बोला था ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। एजम्पशन मैंने यहाँ पे कोई नहीं लिया, विदाउट एजम्पशन लिए पूरी कैलकुलेशन की अपन ने, सही है ना। तो पहली चीज तो लाइन कैसी आई है, देखो सिमेट्री आई है। दूसरी, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका cos स्क्वायर h गामा ऑफ x, है ना। 1/z नॉट से z नॉट तो कट जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन स्क्वायर h गामा ऑफ x, और ये किसके बराबर होता है 1 के बराबर। ध्यान रखना cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, लेकिन हाइब्रिड h के टर्म्स में cos स्क्वायर h थीटा माइनस साइन h स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और ये कंडीशन किसकी होती है, रेसिप्रोसिटी की, मतलब आपका ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्री का बिहेवियर भी दिखाती है और रेसिप्रोकल का बिहेवियर भी दिखाता है। तो रेसिप्रोकल भी होता है और ये सिमेट्रिकल भी होता है, तो ये इसका एडवांटेज है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना, कि इसकी कैलकुलेशन को क्या बनाता है, ईजी बनाता है, इसको क्या बनाता है, परफेक्शन दिलाता है। तो ये सारी खास बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप बोलोगे सर क्या पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की, फाइनल में रिजल्ट पे पहुंच गए, देख लिया सिमेट्री है रेसिप्रोसिटी है, मज़ा तो कुछ आया ही नहीं है। इसमें एक पैरामीटर आया है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z नोड, एक क्लास का है। इसमें एक पैरामीटर आया है गामा, आया था प्रोपोगेशन कांस्टेंट, एक क्लास का है, समझ में आ गया। फिर वोल्टेज, इंप्रूमेंटेशन, फेरांटी इफेक्ट, स्केल, बहुत सारी चीज़ें आएगी। प्रोपोगेशन क्लियर ना, वो सारी इस कैलकुलेशन से निकल के ही समझ में आएगी आपको। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया ना कभी ट्रांसमिशन लाइन के बारे में, कोई डिफिकल्ट टॉपिक लगे, आप इस कैलकुलेशन के पास में पहुंचना, इसको अच्छे से देखना, इसको प्यार से देखोगे ना तो उस किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन आपको इस कैलकुलेशन में जरूर मिलेगा। इतने काम किए कैलकुलेशन। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, शुक्रिया, सब्बा खैर। पढ़ते रहिए और आराम से मुस्कुराते रहिए यार, और मज़े से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू।